हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू वन शॉट स्टोरी लेके आ चुकी हूँ जो वॉक्शन होने वाली है और ये मॉडर्न होगी और ये अरेंज मैरिज पर बेस होगा। तो चलिए हम अपनी जो एफएफ है इसको स्टार्ट करते हैं। ये नॉर्मल सी एफएफ होने वाली है। इसमें कुछ मेरी सारी एफएफ नॉर्मल होती हैं, उसमें ज़्यादा कुछ पंगे नहीं रहते हैं, लेकिन ये भी नॉर्मल ही है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले दिखाया जाता है एक लड़के को जो अभी बैठा हुआ था और वो सबकी बातें चुपचाप सुन रहा था और शायर कर रहा था और कह रहा था ये घर वाले कभी नहीं सुधरेंगे, कभी भी नहीं सुधरेंगे। और वो अपने मन में ये सब कोसे जा रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था। बस वो थोड़ा सा शाय करता और कहता है ठीक है, आप लोग जो कह रहे हो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे मेरी हिसाब से मेरी लाइफ जीने देनी होगी। मैं किसी के अंडर में रह के नहीं जी सकता हूँ। तब वहाँ पर एक बूढ़ा सा ओल्ड मैन खड़ा होता है और कहता है देखो, हम तुम्हारे लिए जो डिसीजन लेंगे वो अच्छा ही लेंगे और हम तुम्हारे बड़े हैं, तो हम जो डिसीजन लेते हैं वो तुम्हें मानना ही पड़ेगा और तुम हर बार यही सब नाटक करते हो। तब वो लड़का खड़ा होता है और कहता है मैं नाटक करता हूँ? मैं कोई नाटक नहीं करता हूँ, आप लोग हो जो मुझे परेशान कर दो। और वो चिल्लाते हुए कहता है। तभी एक लेडी खड़ी होती है और कहती है विंग, ये तुम कैसे बिहेव कर रहे हो? ये तुम्हारे फादर है, तुम अपने फादर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तब विंग कहता है सॉरी मदर, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है, एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है, बस और कुछ नहीं। और ये कह के वो चला जाता है और कुछ नहीं बोलता है। और इधर जो फेमियान थे वो बैठ जाते हैं और इधर जो मैडम यू थी वो भी बैठ जाती है और कहती है उसे माफ़ कर दीजिए, उससे गलती हुई, वो बस ऐसे ही बोल रहा था। तब जो फेमियान थे वो कहते हैं मैं उसकी बातें समझ सकता हूँ, वो क्यों इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि हम ज़बरदस्ती उसकी शादी तय कर रहे हैं, पर हम क्या कर सकते हैं, हमें करनी होगी। और तुम्हें पता है ना कि हमारी लाइफ कैसी जा रही है, हम क्या करें। तब जो मैडम यू थी वो कहती हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो, उसके लिए वेंचाओ बहुत अच्छा होगा, वेंचाओ से शादी कर लेना चाहिए, उसे अरेंज मैरिज, और उसमें क्या दिक्कत है। तब वो लोग कहते हैं हाँ आप सही, वो लोग कहते हैं हाँ सही बात है, हम शादी जल्द से जल्द कर देंगे। और ये चीज़ फिक्स हो जाती है और विंग को पता चलता है, पर विंग को इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। विंग बस चुपचाप अपने माँ बाप के ये सारे कारनामे देख रहा था और कह रहा था कि हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही हमेशा बलि का बकरा बनाया जाता है। अरे शीजे की शादी और जियानचंद की शादी करा देनी थी, पर नहीं, वो लोग अपना बाहर रह रहे हैं और घर में सबसे छोटा मैं हूँ, तो मेरी शादी सबसे पहले। ये कैसे माँ बाप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो अपने रूम में बैठ के कह रहा था, पर वो अफसोस की बात कि अपने मॉम डैड से कुछ नहीं कह सकता। उसके मॉम डैड जो कहेंगे वही विंग को करना होगा और वही सब उसके लिए पत्थर की लकीर होगी। और विंग फिर कहता है कोई ना विंग, तू बस अपना काम कर, तुझे एक दिन छुट्टी इस इंसान से मिल ही जाएगा। वैसे भी तूने जितना पता किया ये इंसान एक नंबर का नालायक है। ये सोच के वो फिर कहता है चलो शॉपिंग कर लेते हैं शादी की। फिर विंग जाने लगता है शादी की शॉपिंग पर और एक ही दिन में सारे शॉपिंग करके ला के रख देता है। तब मैडम ये कहती है विंग तुम तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो शॉपिंग करने में। तब विंग कहता है जिस चीज़ में इंटरेस्ट ना हो ना, तो वो चीज़ें जल्दी जल्दी ख़त्म कर देनी चाहिए। और ये कह के अपने रूम में चला जाता है। और ये सुनकर मैडम यू का फेस उदास हो जाता है, पर वो कुछ नहीं कहती है। वो फिर शाय कहती है और कहती है जाने दो, बच्चा है, वो सोच रहा होगा कहीं मैं कुछ बोलना हूँ, तो इसलिए वो चला गया होगा। और ये सब वो फेमियान से क्लियर कर रही थी। तब फेमियान कहते हैं मैं समझता हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पर तुम्हें पता है ये शादी हमें करनी ही होगी। तब मैडम ये कहती है हाँ आप सही कह रहे हैं। और फिर हमें अब दिखाते हैं कि शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से होने लगी थी और धीरे धीरे अब शादी का दिन भी आ चुका था। और आज शादी का दिन था और विंग को एकदम ब्लैक एंटायर में सजाया जा रहा था। वो ब्लैक कोट और जो शर्ट है, वाइट शर्ट, ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट में तैयार हुआ था। और इधर हमें वेंचाओ को दिखाते हैं। वेंचाओ भी ब्लैक कलर में ही तैयार हुआ था और यहाँ पर विंग अपने रूम में ही था और विंग बैठा हुआ था। वो अपने मॉम डैड से नाराज़ था, अपने मॉम डैड से बातें नहीं कर रहा था। और जब मैडम ये उससे बात करने के लिए आई तब उसने कहा कि मुझे आपसे बात ही नहीं करना है, आप यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी से भी बात नहीं करना है, बस मुझे अकेला रहना है। और ये कह के वो उसने अपनी मॉम को भी वहाँ से भगा दिया था। और मैडम ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा ही दुखी हुई थी। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था उनका बेटा उनसे ऐसे बिहेव कर रहा है, उन्हें बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, पर वो कर भी क्या सकती हैं, वो कुछ नहीं कर सकती हैं। अभी तो विंग को वेंचाओ से शादी करनी ही होगी। और ये सोच के वो विंग को समझाती हैं कि विंग बेटा तुम हमारी मजबूरी समझो, हम तुम्हारी साइड ही हैं, पर हमारी भी तो कुछ मजबूरी है, हम अगर नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तब विंग कहता है मॉम मैं समझता हूँ आप क्या कहना चाहती हैं और
मैं इसलिए आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ बस। और आप प्लीज़ मुझे परेशान करना मत करिए और शांत रहिए। मुझे बस शांति चाहिए, कुछ टाइम मुझे प्लीज़ शांति दे दीजिए। और ये कह के विंग चुपचाप बैठा रहता है और हमें अब दिखाते हैं कि वहाँ पे जो वंचाऊ था वो आ चुका था स्टेज पर। और स्टेज पर आने के बाद वो खड़ा होकर विंग का वेट कर रहा था। तभी कुछ टाइम के बाद वहाँ पर विंग आता है। विंग के फेस के ऊपर एक पतला सा नेट का जो नेट वाला फैब्रिक था उसी का एक वेल डाला गया था। उससे फेस एकदम दिख रहा था, बस ऐसे ही कहने के लिए बस समझ लो डाला गया था कि हाँ सर पर कुछ है। तो उसे वेंचाओ देख पा रहा था और विंग जब देखता है वेंचाओ को तब उसको पता चल रहा था कि इसके दिमाग में बस लस्ट चल रहा है, ये एक नंबर का कमीना इंसान है। पर विंग क्या कर सकता है, उसके मॉम डैडी चाहते हैं कि विंग शादी करे तो विंग इससे पीछे तो हट नहीं सकता है, इसलिए विंग शाय करके खड़ा हुआ था। और तभी वहाँ पर जो वेंचाओ था उसकी शादी और विंग की शादी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे स्टार्ट होती है और उसके बाद जब रिंग एक्सचेंज करने की बारी आती है तभी सबके मोबाइल पे नोटिफिकेशंस आने लगते हैं और सबके मोबाइल ट्रेंड बजने लगती है। और जब ये सारे मतलब सब लोगों के जब एक अचानक से मोबाइल बजने लगते हैं तो वो आवाज़ ढेर सारे मतलब एक ही साथ हो रहे थे, मतलब बारी बारी हो रहे थे, किसी के साथ में हो रहे थे, तो ऐसा हो रहा था। फिर सब लोग की नज़र सबके ऊपर चली जाती कि आखिर में ऐसा क्या मोबाइल में आया है कि सबके फ़ोन एक साथ ही बजने लगे हैं। और ये देखने के लिए जब सब लोग अपना मोबाइल निकालते हैं तब सब लोग देख के शॉक हो जाते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता ये क्या हो गया। सब लोग खड़े थे और वहाँ पे वेन रोहान जब देखता है तब अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके एक बार जो फमियान थे उन्हें देखता है, फिर एक बार अपने मोबाइल को, फिर फमियान को, फिर अपने मोबाइल को। और ये देखने के बाद वो तुरंत बिना रुके एक भी सेकंड रुकता नहीं और सीधा जाता है वेंचाओ के पास और वेंचाओ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है वेंचाओ तुम्हें ये मैरिज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तब सब लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर में ये क्या हो गया, मतलब फमियान तो हो ही गए थे शौक कि आखिर में ये क्या हो रहा है। तभी जो वेंचाओ है वो कहता है आपने हमारे साथ धोखा किया है, हम आपके बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं, हम यहाँ पे रुकने वाले भी नहीं हैं। तब जो फमियान थे वो कहते हैं कि आखिर में बात क्या है, आप मुझे तो बताइए क्या हुआ है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, क्या हुआ है। तब जो बन रहा था वो दिखाता है अपना मोबाइल और उसमें लिखा हुआ था कि जो फमियान की कंपनी है वो बैंक करप्ट हो चुकी है और अब उनके पास कुछ नहीं है, उनका घर भी नीलाम होने की कगार पे है। ये देखते ही वो भी वहीं पे बैठ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता उनके साथ क्या होगा। और विंग की आंखों में आंसू थे। विंग ने अपना वेल हटा दिया था और सीधा अपने फादर के पास भागता हुआ जाता है जब उसके फादर नीचे गिरे थे और वो अपने फादर को संभालता और कहता फादर आप ठीक हो फादर। तब जो फमियान थे वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और ये बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे और इधर जो मैडम थी वो भी आती और कहती आप लोग ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारे बेटे से आपके बेटे की शादी फिक्स हुई थी और आप लोग अब ऐसा कर रहे हैं। तब जो बन रहा था वो कहता है हमने पहले शादी फिक्स की थी क्योंकि आपकी कंपनी बहुत बड़ी थी और अच्छी मतलब थी, आप भी रिश्ते हम भी रिश्ते, पर अब आप हमारे लेवल के नहीं रह गए। आप की जो कंपनी है वो अब बैंक करप्ट हो चुकी है और जल्दी ही बैंक वाले आके आपके घर को भी नीलाम कर देंगे। तो हमें आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, हमें अपने प्रॉफिट के अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से रिश्ता रखना पसंद है, ना कि अपने से गरीब लोगों से। और ये कह के फमियान जो था वो अपने बेटे को लेके वहाँ से तुरंत चला जाता है। और ये देखने को नवीन को भी बहुत बुरा लगता है और जो बीइंग के फादर थे वो भी बहुत ज़्यादा ही परेशान जाते हैं, वो सबको देखने लगते हैं। और सारे गेस्ट बस अभी बातें कर रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे, पर कुछ टाइम के बाद वो भी लोग अब वहाँ से जाने लगते हैं, सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर विंग और जो फमियान थे और मैडम यू थी वो सब बस रोते रह जाते हैं वहीं पर बैठे हुए, बस रो रहे थे तीनों लोग। उनके पास अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। अब हमें दिखाते हैं 2 दिन बाद का सीन। 2 दिन बाद जो विंग था और फमियान मैडम ये वो लोग उस घर को, जिस घर में वो लोग रहते थे, उस घर को छोड़ के जा रहे थे क्योंकि बैंक वालों ने उसे सील करके नीलाम कर दिया था। और विंग की आंखों में आंसू थे और विंग के हाथ में कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा टेडी बियर वो लेके उस घर से जा रहा था और अपने मॉम डैड को लिया था। और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं बहुत बुरी हालत में। और ये चीज़ पूरे जो चाइना की मीडिया थी वो सब लोग कवर कर रहे थे कि आखिर में जो जियान कंपनी थी और उसके जो ओनर थे उनकी हालत आज क्या है, कल क्या थी और आज क्या है,
किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इनकी हालत इतनी ज़्यादा बदतर होगी, पर इनके साथ ये धोखा हुआ कैसे, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। और फमियान विंग से कहते हैं, विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है ये सब मेरी वजह से तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हें इस कंडीशन में रहना पड़ रहा है। तब विंग कहता है, नहीं फादर, आप इसकी टेंशन मत लो, मैं आपके साथ ही हूँ और मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा आपके ही पास रहूँगा और मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप टेंशन मत लो, मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। और ये कह के वो लोग वहाँ से जाते हैं। फिर उसके बाद जो विंग था वो अपने फ्रेंड नेहो सेंग को कॉल करता है और नेहो सेंग को बताता है। तब नेहो सेंग कहता है कि तुम टेंशन मत लो विंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम घर की टेंशन मत लो, मैं तुम्हें एक घर किराए पे दिलवा दूंगा। और ये कह के जो नेहो सेंग था वो एक एड्रेस भेजता है। तब विंग वो एड्रेस देता और कहता है, मॉम डैड घर का इंतज़ाम हो चुका है, हमें वहाँ पे चलना होगा। तब जो फरमियान थे वो कहते हैं, ठीक है बेटा चलो। और ये कह के वो लोग वहाँ से एक टैक्सी पकड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे नेहो सेंग ने बुलाया था। नेहो सेंग ने जहाँ बुलाया था वो बहुत अजीब जगह थी, मतलब वहाँ पे जैसे मिडिल क्लास लोग रहते थे और वहाँ पे गलियाँ थी पतली पतली जिसमें उन्हें पैदल ही जाना पड़ता। और जब फमियान ये सब देख रहे थे तब उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे और वो विंग से बार बार माफ़ी मांग रहे थे। तब विंग कहता है, डैड आपको माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो हमारे भाग्य में लिखा है वही हमारे साथ होगा। और ये कह के वो लोग आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ते हुए सब कुछ देख रहे थे, धीरे धीरे सब कुछ देखे जा रहे थे पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अब वो लोग पहुंच जाते हैं, चौल टाइप में था, वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर नेहो सेंग बाहर खड़ा था और कहता है, वी भाई मैं तुम्हारा कितना वेट कर रहा था, तुम्हें लेट कहाँ हो गया। तब विंग कहता है, एक्चुअली हम लोग पैदल आ रहे थे ना तो इसलिए टाइम लग गया। तब नेहो सेंग कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ है 4 व्हीलर है वो नहीं आ सकती है, आपको मुझे पता है दिक्कत होगी, पर आप कुछ टाइम तक यहाँ रहिए, फिर मैं कोई बढ़िया सा फ्लैट ढूंढ के आप लोग को रहने के लिए दिलवा दूँगा। और वैसे भी यहाँ का किराया बहुत ज़्यादा ही सस्ता है, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैंने 2 महीने का किराया दे दिया और 2 महीने में एक अच्छा सा फ्लैट मैं ढूंढ लूँगा। तब जो विंग था वो नेहो सेंग का धन्यवाद कहता है कि नेहो सेंग तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तब नेहो सेंग कहता है, अरे वी भाई आपको मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मेरी हेल्प करते थे ना तो आज मैंने आपकी हेल्प कर दी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कह के वो सब कुछ दिखाता है, कमरा वमरा, और फिर उसके बाद वहाँ से चला जाता है और हमें एक घर दिखाया जाता है। ये घर बहुत ज़्यादा ही छोटा है, एक इसमें लिविंग रूम है और एक रूम है मास्टर बेडरूम और एक छोटा सा रूम जो स्टोर रूम है और किचन है बस, और एक छोटी सी बालकनी है। तब विंग और जो उसकी फैमिली थी वो लोग वहाँ पे आते हैं और जो मास्टर बेडरूम था, मतलब वो मास्टर बेडरूम तो नहीं था लेकिन हाँ बेडरूम तो था ही, तो वो विंग कहता है, मॉम डैड आप इसमें रहोगे। और विंग कहता है, ये जो स्टोर रूम है इसको मैं अपना रूम बना लूँगा। तब जो फमियान थे वो कहते हैं, विंग बेटा ये सब जो हो रहा है मुझे माफ़ कर दो। तब विंग कहता है, डैड आप कितना माफ़ी मांगोगे, आपको इतना ज़्यादा माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि क्या बीत रही है आपके ऊपर और आप टेंशन मत लो, मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूँगा, हमेशा हमेशा आपको कोई भी चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझता हूँ। और ये कह के वो फिर उन लोगों को वहाँ पे बैठने के लिए कहता और वहाँ पे पहले से ही कुछ सामान थे। फिर विंग कहता है कि मैं जाके कुछ खाने को लाता हूँ और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है और फिर वो जाता है एक कन्वीनियंट स्टोर में जहाँ पे जाके वो कुछ सब्जियां खरीदता है, कुछ चीज़ें खरीदता है और लेके आता है और कहता है, मैं आप लोग के लिए कुछ बनाता हूँ और आप लोग खा लो और रेस्ट करो और आप नौकरी की टेंशन मत लो, मैं खर्चे की टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही कोई नौकरी ढूंढ लूँगा, मैंने नेहो सेंग से बोला है। तो फमियान कहता है ठीक है। और फिर उसके बाद विंग खाना बनाता है और सबको खाना बनाने के बाद देता है, सब लोग खाना खाते हैं, फिर अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं सोने के लिए। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग तैयार होकर जा रहा था, तब जब मैडम यूँ थी वो पूछती हैं, विंग तुम कहाँ जा रहे हो और हमें तुम्हारी भाई बहन को बुला लेना चाहिए यहाँ पर। तब जो विंग था वो कह रहा है, नहीं उन लोगों को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं मॉम डैड, वो लोग अपने अपने फैमिलीज़ में सेटल हैं, देखो शीजे लंदन में सेटल है और जो जियानचन है वो फ्रांस में सेटल है। और आपको तो पता है जियानचन की फ्रांस में एक गर्लफ्रेंड है और शीजे का भी एक बॉयफ्रेंड है, तो हमें उन लोगों से ये सब नहीं बताना चाहिए, नहीं तो उन्हें दुख होगा और वो लोग यहाँ पे आएंगे तो वो लोग के लिए भी दिक्कत हो जाएगी, तो रहने दो, हम हमारे साथ जो हो रहा है हम वो मैनेज कर लेंगे। तब मैडम यूँ कहती है, हाँ ये बात तो तुमने सही की, हमें ये सब कुछ मैनेज करना होगा, वो लोग हमें आगे कब तक संभालेंगे। और ये कह के फिर विंग कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ काम ढूंढने और आप लोग अच्छे से रहना। तब जो मैडम यूँ थी वो कहती है ठीक है तुम जाओ, और ये कह के मैडम यूँ विंग को जाने के लिए कहती है। तब विंग वहाँ से
चला जाता है अपना नाश्ता करने के बाद। और हमें इधर दिखाते हैं विंग को। विंग कई जगह देखता है पर उसे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। फिर विंग को प्यास लगती है तो वो सोचता है वो जाकर कन्वीनियंस स्टोर से पानी लेके पिएगा। फिर विंग जाता है कन्वीनियंस स्टोर और वहाँ पर पानी लेता है। और पानी लेने के बाद वो अब पी रहा था और उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो गया। मतलब कुछ दिन पहले वो एकदम लाखों में खेलता था, उसके आगे पीछे कितने सारे सर्वेंट्स थे, उसकी लाइफ कितनी लग्जरियस थी। और आज आज वो ऐसे जी रहा है जैसे लग रहा है कि वो एक कितना ज़्यादा गरीब लाचार इंसान हो। विंग के दिमाग में ये सब चल रहा था पर विंग कुछ और नहीं सोचता है। फिर विंग वहाँ पे पानी पीता है और वहाँ से जा रहा था और तभी वहाँ बाहर देखता है कि एक जो कन्वीनियंस स्टोर पे नौकरी के लिए पोस्टर लगा हुआ है। ये देख के वो तुरंत मतलब पोस्टर जैसे लगा था कि उसमें लिख के जो वहाँ का ओनर था उसने टांगा था। तब विंग ये देखता है। फिर विंग तुरंत वहाँ पे जाता है और कहता है क्या आपको यहाँ पे कोई काम करने के लिए वर्कर चाहिए? मैं आपका काम कर सकता हूँ, क्या आप मुझे अपने पास रखोगे? तब वो कहता है कि तुम कितना लोगे मुझसे? तब विंग अपना रेट बताता है कि इतना दे दीजिएगा। तब वो इंसान कहता है नहीं, मैं इतना नहीं दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है, आप जितना दोगे मैं उतने में कर लूँगा। और ये कह के विंग की नौकरी फिक्स हो जाती है। तब विंग सोचता है हाँ चलो फाइनली मेरी नौकरी तो लग गई। नहीं तो मुझे लगा था कि मुझे तो कुछ हाथ आने वाला नहीं है। और ये सोच के वो खुशी खुशी घर पे आता है। और घर पे आने के बाद वो अपने मॉम डैड को बताता है कि उसकी नौकरी लग चुकी है। और ये सुनने के बाद जो मैडम यू थी और फमियान थे वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है 1 हफ्ते बाद का सीन। 1 हफ्ते तक विंग जाता है, नौकरी करता है और उसको रोज़ का पे मिलता था। मतलब डेली वो काम करेगा, डेली उसे पैसे मिल जाएंगे। तो इनके लिए अच्छा था क्योंकि घर का खर्चा चलाने के लिए उसे डेली ही चाहिए थे पैसे। तो विंग के लिए इजी था सारा खर्चा चलाना। तब हमें दिखाते हैं 1 हफ्ते हो चुके थे और 1 हफ्ते से जो विंग था वो सुबह जाता था कन्वीनियंस स्टोर पे, वो रात के 10 बजे तक काम करता था। फिर उसके बाद कुछ सब्जियां लेके कुछ फ्रूट्स लेके आता था घर पे क्योंकि उसके फादर की भी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके फादर को जब से ये बैंकक्रप्ट वाला शौक लगा था तब से उसके फादर की भी दवाइयाँ चल रही थी, जिसकी वजह से विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता था और सोचता था कि उसे बस 3 से 4 घंटे की नींद लेनी चाहिए और सारा दिन काम करना चाहिए। विंग के दिमाग में बस यही सब चलता रहता था। वो बस काम के बारे में सोचता था, उसे बस काम करना है, काम करना है तो काम करना है। और ये सब देख के जो मैडम यू थी वो भी बहुत ज़्यादा ही परेशान होती थी विंग के लिए कि आखिर में उनका बच्चा, उनका इतना प्यारा सा बच्चा कैसा हो गया। काम के चक्कर में बस दिन भर वो काम करता रहता है, काम काम काम। ये देख के मैडम यू को बहुत बुरा लगता था, बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। लेकिन अफसोस की बात मैडम यू इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती हैं, कुछ नहीं। अब हमें दिखाते हैं फिर से 2 दिन हो चुके थे और 2 दिन के बाद उनके घर का बेल रिंग होता है। तब जो विंग था वो अभी तैयार होके जा रहा था अपने कन्वीनियंस स्टोर पे सुबह 7 बजे। तब जो विंग था वो कहता है इतनी सुबह सुबह कौन आया? तब मैडम यू कहती है विंग तुम तैयार हो, मैं देखती हूँ। और तब मैडम यू जाके गेट खोलती है और तब वहाँ पे देख के वो एकदम शॉक हो गई थी। तभी जो विंग था वो कहता है मॉम कौन आया है और आप ऐसे शॉक क्यों हो गई हो, मुझे बताओ तो। तभी मैडम यू पूरा गेट खोल देती है और वहाँ पे फमियान बैठे हुए थे। और तभी अंदर आते हैं कुरैन और लान वांगजी और लान शिजान। वहाँ पे 3 लोग आके खड़े हो जाते हैं। तब विंग सोचता है कि लगता है मेरे फादर ने इन लोगों से कोई कर्जा वर्जा लिया था, इसलिए ये लोग अपना पैसा मांगने के लिए आए हैं। ये सोच के विंग उनके पास जाता है और कहता है देखिए अगर आपका कोई भी पैसा मेरे फादर ने लिया है तो मैं आपको जल्दी ही लौटा दूंगा और मुझे आप बता दीजिए हमने कितना आपसे कर्ज लिया है। तब फमियान की तरफ देखते हुए कुरान कहते हैं अरे अरे मैं उनका कोई लेनदार कर्जदार, मतलब वो मेरे कर्जदार नहीं है, मैं तो बस उनसे मिलने के लिए हूँ, मैं उनका फ्रेंड हूँ। और ये कह के वो तुरंत आते हैं फमियान के पास और फमियान के पास आके फमियान अभी बैठे हुए थे चेयर पे और उसी के बगल में एक और चेयर रखा हुआ था, वहाँ पे बैठ जाते हैं और कहते हैं फमियान तुम कैसे हो? तब फमियान उन्हें देखते हैं और कहते हैं कुरान तुम यहाँ कैसे? तब कुरान कहता है फमियान मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि तुम्हारी कंडीशन कैसी है और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं तुमसे मिलने के लिए चला आया। मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाया फमियान, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी ये सारी चीज़ें सुनकर। तब जो फमियान थे वो कहते हैं कि हाँ जो भी मेरे साथ हुआ कोई बात नहीं, पर देखो हमारा बेटा कितना अच्छा है, वो मेरी हेल्प कर रहा है। तब जो कुरान थे वो देखते हैं विंग को और विंग को देख के वो स्माइल करते हैं और कहते हैं फमियान मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ तुम्हारे बिज़नेस को लेके। तब जो फमियान थे वो कहते हैं कि मैं कौन सी बात करूँ, मेरे बिज़नेस में अब कुछ नहीं बचा है और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे बिज़नेस में। तब
जो कुनान थे वो कहते हैं नहीं फमियान, मैं तुम्हारे पास एक प्रपोज़ल लेके आया हूँ। तब जो फमियान थे वो कहते हैं क्या? तब कुनान कहते हैं मैं तुम्हें अपनी कंपनी से 2-4 प्रोजेक्ट्स दूंगा जिनको तुम कंप्लीट करो, और इससे जो तुम्हारी कंपनी बैंकक्रप्ट हुई है वो ठीक हो जाएगी, और इन्वेस्टमेंट की टेंशन मत लो, हमारी कंपनी 100% तुम्हें इन्वेस्टमेंट देगी। तब जो फमियान थे वो कहते हैं क्या सच में? तब जो कुनान थे वो कहते हैं हाँ हम देंगे, लेकिन इसके बदले हमारी एक शर्त है। तो फमियान थोड़े शांत हो जाते हैं। इस चीज़ से विंग के भी चेहरे पे स्माइल आई थी, वो उसका भी चेहरा चमक गया था, पर जब उन लोगों ने सुना कि इसके बदले एक शर्त है तब उन लोग का चेहरा उतर गया। तब फमियान कहते हैं कुनान तुम क्या चाहते हो? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है कि हम तुम्हें दे सकें, हम अब इतने अमीर नहीं हैं, हमारी हैसियत इतनी नहीं है। तब कुनान कहते हैं नहीं, तुम्हारी हैसियत है और जो मैं मांगूंगा वो तुम दे सकते हो। तब जो फमियान थे वो कहते हैं ठीक है तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें क्या दूं बताओ मुझे। तब जो कुनान थे वो स्माइल करते हुए विंग की तरफ देखते हैं, फिर कुनान को देखते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे बेटी का, तुम्हारे ओमेगा सन का हाथ अपने अल्फ़ा नेफ्यू के लिए मांगना चाहता हूँ। तब जो फमियान थे वो कहते हैं क्या? तब जो कुरान थे वो कहते हैं हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी की शादी टूट चुकी है, विंग की शादी टूट चुकी है, और मैं इसकी शादी अपने बेटे लान वांगची से कराना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए परमिशन दोगे? तब फमियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगते हैं। तब कुरान कहते हैं अरे फमियान तुम रो क्यों रहे हो? तब जो कुरान थे वो उन्हें गले लगा लेते हैं और कहते हैं तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है फमियान, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो एकदम बच्चों की तरह। तब फमियान कहते हैं कुरान कुरान तुम तुम ये कुछ मांग नहीं रहे हो, तुम मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो, विंग से अपने बेटी की शादी करा के तुम मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो। तब कुरान कहते हैं नहीं नहीं मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं एक परफेक्ट ओमेगा तुमसे चुरा के लेके जा रहा हूँ। और ये कह के जो कुरान थे वो इस्माइल करते हैं। तब जो फमियान थे वो इस्माइल करते हैं और कहते हैं क्या सच में तुम मेरे ओमेगा सन से अपने नेफ्यू की शादी कराना चाहते हो? तब जो कुरान थे वो कहते हैं हाँ मैं कराना चाहता हूँ, तभी तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, नहीं तो मैं कहता क्यों, और मैं अपने बात का पक्का हूँ, ये तो तुम्हें पता ही है। तब फमियान कहते हैं हाँ मुझे पता है कि तुम अपने बात के पक्के हो, तुम अपने बातों को हर हालत में कंप्लीट करते हो। और ये कह के वो लोग वहाँ पे तुरंत शादी तय कर देते हैं। और इस बार विंग कुछ नहीं बोलता है, वो जानता है कि अगर उसने कुछ बोला तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए विंग कुछ भी नहीं बोलता है, वो चुपचाप इन लोगों की बातें सुनता है और फिर वो देखने लगता है। तब कुनैन कहते हैं कि पिंग बेटा तुम क्या मेरे नेफ्यू से शादी करोगे? ये जब पिंग सुनता है तब वो एक बार लान वांगजी को देखता है और एक बार अपने फादर को देखता है, और उसके फादर की आंखें चमक रही थी, उसकी मॉम की आंखें चमक रही थी। वो लोग चाहते थे कि विंग हाँ करते, और विंग अपने दिल पे पत्थर रख के हाँ बोल देता। और ये सुन के पूरी जो माहौल थी वो खुशियों भरी हो जाती है। पर जो वांगजी था उसके चेहरे पे एक रिएक्शन नहीं आया था, वो बस कोल्ड फेस बना के खड़ा हुआ था। और जो शीशान थे वो तो थोड़ा बहुत स्माइल भी किए थे, पर जो वांगजी था वो तो बिल्कुल भी नहीं स्माइल किया था। उसको तो देख के लग रहा था कि ये कहीं मतलब उड़ा ही ना दे किसी को। और इधर जो बिंग थी उसकी शादी फिर से फिक्स हो चुकी थी। और अब हमें दिखाते हैं जो फमियान का ऑफिस था, वहाँ पे फमियान को अब कई प्रोजेक्ट्स मिल गए थे और 100% इन्वेस्टमेंट के साथ, जिसके वजह से उनकी जो कंपनी थी वो 2 ही 3 दिन में अब ठीक हो रही थी। और ये देख के जो और लोग थे वो लोग हैरान थे कि आखिर में इनकी मदद ये लैंड कंपनी क्यों करी, क्योंकि लैंड कंपनी टॉप कंपनीज़ में आती थी, वो टॉप 1 पे थी, और लैंड कंपनी के ब्रांच कई देशों में थे, तो लैंड कंपनी से पंगा कोई नहीं ले सकता था। और जब लैंड कंपनी उनकी हेल्प कर रही है और प्लस 100% इन्वेस्टमेंट दे रही है, तब उनकी कंपनी की कंडीशन ठीक होने तो तय ही है। और जब विंग की कंपनी की कंडीशन 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है, तब विंग के शादी का डेट निकाल दिया जाता है कि विंग की शादी होगी। और फिर से हमें दिखाया जाता है विंग के वेडिंग का सीन। विंग की वेडिंग की तैयारी हो रही थी और विंग तैयार होके खड़ा होके अपने आप को देख रहा था मिरर में और कह रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या करूं, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, क्यों मैं ही फंसता हूँ हर चीज़ में। और ये सोचते हुए वो कहता है कोई बात नहीं विंग, तेरी कंडीशन इन्हीं लोगों की वजह से सही हुई है, तेरे मॉम डैड इन्हीं लोगों की वजह से खुश हैं, तो तुझे इतना तो सैक्रिफाइस करना ही चाहिए तेरे मॉम डैड के लिए। तुझे इन लोगों ने बचपन से इतना पाल पोस कर बड़ा किया है। ये सोच कर विंग अपने अंदर थिंक पॉजिटिव वाली चीज़ें लाता है और फिर उसके बाद शादी के लिए तैयार हो गया था। और इस बार विंग ने वाइट कलर का जो ड्रेस था वो पहना था, वेडिंग सूट, और उस पर ब्लू कलर से एम्ब्रॉयडरी हुई थी, जो विंग को बहुत अच्छा लगा था। विंग ने सोचा नहीं था कि वो वाइट कलर में भी इतना ब्यूटीफुल लग सकता है, क्योंकि विंग अभी तक बस ब्लैक ड्रेस उसे, मतलब ब्लैक ग्रे ये सारे कलर्स उसे ज़्यादा पसंद थे। तो हमें दिखाते हैं अब सीधा वेडिंग
जो हॉल था वहाँ का सीन, वहाँ पे लैन वांगजी भी वैसे ही एकदम ड्रेस पहन के खड़ा हुआ था जैसे विंग ने पहनी थी, वाइट कलर का, और उस पर ब्लू कलर से जो एम्ब्रॉयडरी थी वो थी। और विंग आता है उतर के, और जब वो वांगजी को देखता है तो देखता रह जाता है, क्योंकि वांगजी बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वो सच में जैसे लग रहा था कि हेवन से कोई गॉड उतर के आया है। ये देखने के बाद विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी ही रह गई थी, पर विंग अपने ऊपर कंट्रोल करता और कहता है, विंग तू ये क्या सोच रहा है, तू तेरा दिमाग में बस यही सब चलता है क्या। और फिर विंग जाता है वहाँ पर जहाँ पर वेडिंग होनी थी, और वहाँ पर जाके खड़ा हो जाता है। और फिर विंग और वांगजी की अब वेडिंग रिचुअल्स स्टार्ट हो गए थे, और विंग और वांगजी की वेडिंग हो जाती है। दोनों लोग एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करते हैं, किस करते हैं, और उनकी शादी हो जाती है। फिर उसके बाद अब विदाई का टाइम आ गया था, और विंग रो रहा था और अपने मॉम डैड से कह रहा था, आप दोनों अपना ध्यान रखना प्लीज़, आप दोनों टेंशन मत लेना। तब जो फरमियान थे वो कहते हैं, विंग हमें तुम्हारी टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरा दोस्त तुम्हें बहुत अच्छे से रखने वाला है। और ये कह के वो स्माइल करते हैं और विंग को वहाँ से जाने के लिए कह देते, मतलब भेज देते हैं कार में बैठा के। और इधर हमें कार का सीन दिखाया जाता है। कार में विंग और जो वांगजी थे वो दोनों एक साथ बैठे हुए थे, पर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहे थे। दोनों शांत होके बस चलते जा रहे थे कार में ही। और वो लोग बिना बात किए लैंड मैंशन के सामने पहुंच जाते हैं। और लैंड मैंशन को विंग जब बाहर निकलता है तब देखता है लैंड मैंशन पुराना था, हाँ पुराना है, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा ही प्रिटी है, और ये भी वाइट कलर का बना हुआ है। ये देख के विंग तो देखता ही रह गया था। फिर जब अंदर जाता है तब अंदर विंग देखता है, हाँ ये पुराने ज़माने का है, पर हाँ इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये टाइम टू टाइम रेनोवेट होता रहता है। तो ये अच्छा लग रहा था विंग को। और विंग को फिर वहाँ पर कुनैन आते हैं, और कुनैन जब विंग और वांगजी को देखते हैं तब वो कहते हैं, वांगजी इसे इस अपने रूम में लेके जाओ। तब वांगजी कुछ नहीं बोलता और विंग के आगे आगे चलने लगता है। तब विंग वहीं रुका हुआ था, वो आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी विंग वांगजी पीछे मुड़ता है और कहता है, चलो मेरे साथ। और पहली बार विंग ने वांगजी की आवाज़ सुनी, और जिससे विंग की जो पूरी बॉडी थी उसमें गूज बम्स आ गए थे। विंग को अजीब तरह फील हुआ था बस वांगजी की आवाज़ें सुन के। और विंग उसके पीछे पीछे चलने लगता है, और चलते हुए वो सीधा पहुंच जाता है अपने वेडिंग रूम में, मतलब जहाँ पे उसका रूम था वांगजी का, वहाँ पे। और वहाँ पे जब जाता है तब देखता है कि पूरे कमरे को रेड कलर के फ्लावर्स से सजाया गया है। ये देख के विंग शॉक हो गया था, और विंग थोड़ा डरने लगा था कि वो क्या करे, और वो गेट पर ही रुक गया था। तब वांगजी कहता है, अब अंदर आ जाओ। तब जो विंग था वो अंदर जाता है। तब वांगजी जाता है और अपने कबर्ड से कुछ कपड़े निकालता है, और वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है। और विंग यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा था सब कुछ। अभी विंग खड़ा ही था, तभी कुछ टाइम के बाद वांगजी बात लेके बाहर आता है, और वो देखता है कि विंग अभी भी खड़ा है। तब वांगजी विंग के पास जाता है और कहता है, तुम भी अपने कपड़े ले जाके बात ले लो। और ये कह के वांगजी जाता है, और जो जितने भी डेकोरेशंस थे उन्हें निकाल के वो डस्टबिन में पटक देता है, और फिर चुपचाप जाके बिस्तर पर लेट जाता है। और जब विंग देखता है इसका मतलब वांगजी कुछ नहीं उसके साथ करेगा, विंग तो बच गया। ये सोच के विंग जाता है वॉशरूम में और अपने कपड़े लेके गया था, और वहाँ पर बात लेता है। बात लेने के बाद अब अपने नॉर्मल से वो जो क्लॉथ थी उसको पहन के बाहर आता है, और यहाँ पर जो वांगजी था वो लेटा हुआ था। तभी जो विंग था वो देखता है और वो कुछ नहीं बोलता, और वो वहाँ से पिलो उठाता है और वो जाने लगता है सोफे पर। तभी वांगजी उठ के बैठ जाता है और कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग वांगजी को देखता है और कहता है, वो मैं जा रहा था सोफे पर, आपको दिक्कत ना हो। तब वांगजी कहता है, तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए, और वैसे भी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, तुम आके यहाँ पे सो सकते हो। और ये कह के वो सोने का इशारा करता है। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है, और वो आके तुरंत बगल में सो जाता है। और वो एकदम किनारे पर लटक के सो रहा था, उसे डर लग रहा था कहीं ये अल्फ़ा उसके साथ कुछ करना दे, पर विंग के साथ वांगजी कुछ नहीं करता है। और फिर वो दोनों कुछ टाइम के बाद सो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का। नेक्स्ट मॉर्निंग जो वांगजी था वो उठता है 5 बजे, और उठने के बाद वो सीधा जाता है वॉशरूम में, वो फ्रेश होकर आता है और चला जाता है जिम में। और इधर जो विंग था वो अभी सोया ही हुआ था, वो तो अब पूरे बेड पर घूम घूम के सो रहा था। और इधर जो वांगजी था वो फिर आता है और देखता है विंग अब वांगजी की साइड सो रहा है। ये देखने के बाद वांगजी कुछ नहीं बोलता, वो इग्नोर करके चला जाता है बाथ लेने के लिए, और बाथ लेके आता है। फिर वो तैयार हो रहा था और अभी भी जो विंग था वो सोया हुआ था। तब वांगजी सोचता है उसे जगाना चाहिए, और वो जाता है विंग के पास और विंग को उठाने लगता है, पर विंग उठ ही नहीं रहा था। वांगजी कहता है, विंग विभूषियान 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 उठो विभूषियान। बट जो विंग था वो
थोड़ा सा भी इतना सा भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। वो तो एकदम निद्रा महारानी की गोद में ही था, समझ लो एकदम नींद में सोया हुआ था। उसे दिन दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। और इधर जो वांगजी था वो परेशान हो रहा था, वो अब क्या करे, ये बंदा उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। तब वो जाता है और देखता है कि अभी जो जग था उसमें पानी था। ये पानी लेता है वांगजी और विंग के चेहरे पे डाल देता और विंग तुरंत उठ के बैठ जाता और कहता है पानी पानी बहुत ठंडा बहुत ठंडा। तब जो वांगजी था वो घूर घूर के विंग को देख रहा था। तब विंग वांगजी को देखता है और कहता है तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, तुम कौन हो। तब जो वांगजी था वो कहता है अपने दिमाग पे जोर डालो और सोचो कल क्या हुआ था। तब जो विंग था वो थोड़ा शांत होता और अपने दिमाग पे जब जोर डाल के सोचता है तब उसे याद आता अरे उसकी तो शादी हो गई, वो अपने अल्फा के सामने और ये उसका अल्फा है। तब जो विंग था वो माफ़ी मांगता और कहता है सॉरी सॉरी। तब जो वांगजी था वो कहता है कि तुम सो रहे थे और अब तुम्हें उठ जाना चाहिए, इतने टाइम तक कौन सोता है। तब विंग कहता है हाँ उठ रहा हूँ, कल रात में मैंने लेट में सोया था ना। तब वांगजी कहता है क्यों, तुम तो 9 बजे बिस्तर पर आ गए थे। तब विंग कहता है भले आ गया था पर मुझे नींद आ रही है, और ये कह के वो फिर से लेटने लगता है। पर वांगजी उसे जाके खड़ा कर देता और कहता है 6 बज रहे और जाओ बात लो और तैयार होकर नीचे आओ, हम लोग 7 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं। तब विंग कहता ओह अच्छा ठीक है जा रहा हूँ। और ये कह के विंग जाता है, अपने कपड़े बैग से निकालता है और फिर उसके बाद वॉशरूम में जाने लगता है। तभी जो वांगजी था वो कहता है आज मेड को बुला के मेरे कपड़े एक अलमीरा में शिफ्ट करा के तुम भी अपने कपड़े अलमीरा में शिफ्ट मतलब रख लेना। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है, और फिर विंग चला जाता है वॉशरूम में। और इधर जो वांगजी था वो तैयार होके कुछ कर रहा था अपने लैपी में, और इधर जो विंग था वो तैयार होके अब बाहर आता है। और जब बाहर आता है वो वांगजी को देखता है काम करते हुए, पर जो विंग था वो इग्नोर करके जाके अपना जो मतलब उसे हेयर ड्राई करना था और फिर उसके बाद उसे थोड़ा बहुत मेकअप लगाना था, क्योंकि वो एक ओमेगा है तो मेकअप लगाएगा ही, तो इसलिए वो अपना काम कर रहा था। और इधर जो वांगजी था वो अपना काम कर रहा था। तभी विंग कहता है चले नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तब वांगजी देखता है विंग को और कहता है हाँ चलो, और ये कह के वो दोनों चले जाते हैं नीचे। अब हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है। नीचे जो पूरी फैमिली थी वो आ चुकी थी, मतलब लैन शिचैन, लैन कुनैन और लैन वांगजी और विंग। जब विंग को अंकल देखते हैं तो कहते हैं अरे विंग बेटा तुम इतनी जल्दी उठ गए, मैंने तो सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी उठ गए। तब विंग कहता है अरे अंकल जिसके इतने डेविल हस्बैंड हो ना उसको उठना ही पड़ता है। और ये सुन के अंकल हंसने लगते हैं और वांगजी घूर घूर के विंग को देख रहा था। तब विंग कहता है मुझे ऐसा देखना बंद करो, जैसे लग रहा है कि तुम मुझे खा जाओगे। तब वांगजी अपनी नज़र हटा लेता है। फिर सब लोग अपना जो डिनर था वो खाने लगते हैं, पर यहाँ पे सब कुछ सादा सादा था जो देख के विंग को अच्छा नहीं लग रहा था। पर विंग कुछ नहीं बोलता और वो मैनेज करके खा लेता है। फिर हमें दिखाते हैं अब वांगजी जा रहा था ऑफिस, और इधर जो विंग था वो सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, उसे अपने कन्वीनियंट स्टोर पे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि विंग इतने दिन से जब तक शादी की तैयारियां चल रही थी तब भी वो कन्वीनियंट स्टोर पर जाता था, पर कुछ टाइम के लिए। तब जो कुनान थे वो कहते हैं विंग बेटा तुम क्या सोच रहे हो। तब विंग कहता है कुछ नहीं अंकल। तब जो कुनान थे वो कहते हैं विंग बेटा तुम हमारे ऑफिस में आज से काम करोगे और तुम जो वांगजी है उसके साथ ही काम करने वाले हो। तब विंग कहता है क्या। तब कुनान कहते हैं हाँ तुम वांगजी का पर्सनल असिस्टेंट बनोगे। तब विंग कहता है नहीं मुझे पर्सनल असिस्टेंट नहीं बनना, मुझे कुछ और करने को दे दीजिए, पर पर्सनल असिस्टेंट का काम मत दीजिए। तब जो कुनान था वो कहता है तुम क्या करना चाहते हो। तब जो विंग था वो कहता है कि आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं सब कुछ कर लूँगा। तब जो कुनान थे वो कहते हैं ठीक है वांगजी इसे अपने ऑफिस में लेके जाओ और जो भी चीज़ें में बीइंग परफेक्ट हो वो चीज़ें इसे दे देना। तब जो वांगजी था वो कहता है पर अंकल। तब अंकल कहते हैं नहीं तुम लेके जाओ, मैंने कहा ना एक बार कि तुम्हें लेके जाना है विंग को। तब जो वांगजी था वो कहता है ठीक है अंकल, और ये कह के वो विंग को अपने साथ ले जाने के लिए कह देता है और कहता है जाके पहले तैयार हो गया। तब विंग कहता है ठीक है, और विंग जाता है तैयार होके आता है। और तैयार आने के बाद जो असिस्टेंट था वो आ चुका था वांगजी का, और वो आगे बैठा हुआ था और विंग और वांगजी पीछे बैठे हुए थे। और विंग वांगजी से क्वेश्चंस पूछ रहा था पर वांगजी कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, जो देख के विंग को गुस्सा आती है। पर विंग कुछ नहीं बोलता है, वो बस यही इतना पूछ रहा था कि आखिर में मुझे तुम कौन सा काम दोगे, मुझे क्या करना होगा बता दो मुझे। पर जो वांगजी कुछ नहीं बोलता, वो अपने टैब में कुछ देखे जा रहा था। और अब हमें दिखाते हैं ऑफिस के बाहर का सीन। ऑफिस के बाहर जो विंग था वो पहुंच चुका था, और वहाँ पर जब विंग और वांगजी पहुंचते हैं तब जो
वांगजी था वो विंग को उतरने का इशारा करता है। तब विंग उतर जाता है और कहता है तुम मुझे ऑफिस से इतना पहले क्यों उतार रहे हो। तब वांगजी कहता है तुम्हें ऑफिस खुद चल के आना होगा। तब विंग कहता है पर ऐसा क्यों। तब वांगजी कहता है तुमने ही कहा है ना कि तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं होनी चाहिए। तब विंग कहता है ओह हाँ मैं नहीं कहता, सॉरी मैं भूल गया था। और ये कह के वो कहता है तुम जा सकते हो और फिर वो पैदल चलने लगता है। और हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक में जब विंग तैयार होके आ रहा था। तब वांगजी कहता है कि तुम्हें जो भी काम दिया जाएगा तुम अच्छे से कर लोगे, चलो मेरे साथ। तब जो विंग था उसी ने कहा था कि मैं नहीं चाहता किसी को पता चले ऑफिस में कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो इसीलिए मुझे किसी से इंट्रोड्यूस मत कराना अपनी वाइफ के तौर पे। तब वांगजी मान गया था और इसीलिए वांगजी ने विंग को यहीं उतार दिया। उसने ज़्यादा दिमाग लगाया और ये चीज़ वांगजी को कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगी थी कि विंग ने ऐसा कहा कि उसे इंट्रोड्यूस ना करा जाए। क्या विंग को शर्म आती है वांगजी का हस्बैंड बन के किसी के सामने जाने में। ये सब वांगजी के मन में चल रहा था और इसी की वजह से उसने और उतार दिया था विंग को वहीं पर कि जाओ तुम आना अपने पैरों से। तुम मेरे हस्बैंड का आइडेंटिटी नहीं यूज़ करना चाहते ना, ठीक है मत करो, मत जाओ मेरे साथ। यही सब चल रहा था वांगजी के दिमाग में। और फिर उसके बाद वांगजी वहाँ से चला जाता है और इधर जो विंग था वो पैदल चलते हुए आता है ऑफिस के अंदर और रिसेप्शन पर आके कहता है कि मेरी यहाँ पे जॉब लगी है। पर जो रिसेप्शनिस्ट थी वो कहती है सॉरी पर आपके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तब जो विंग था वो कहता है कि आप अपने बॉस से पूछ सकते हैं, आपके बॉस ने ही मुझे बताया है। तब जो रिसेप्शन थी वो हंसने लगती है और कहती है कि आप क्या कह रहे हैं। और तभी वहाँ पे जो वांगजी का असिस्टेंट था वो आता है और कहता है सॉरी सर मैं लेट हो गया मुझे आने में। और जो असिस्टेंट था उसे देख के जो वहाँ की लड़कियाँ थी रिसेप्शन की वो थोड़ा डर जाती और कहती है सर आप। तब जो असिस्टेंट था वो कहता है कोई बात नहीं मैं इन्हें लेके जाता हूँ। और ये कह के वो विंग को लेके आता है और विंग को जो वांगजी का ऑफिस था उसी के जो बाहर सारे लोग बैठे हुए थे, मतलब जो काम कर रहे थे अपने अपने डेस्क पर, वहाँ पर ही एक डेस्क देता है और कहता है सर आपको यहाँ पर बैठ के जो भी फाइल्स हैं उन्हें चेक करना है, उन्हें क्रॉस चेक करना है और जितनी भी गलतियाँ हैं वो सारी गलतियाँ आपको निकालनी है और उसे बतानी है कि इसको कैसे सही करना है। तब विंग कहता है ओह अच्छा ऐसी काम है, बस मुझे इतना ही करना है। तब जो असिस्टेंट था वो कहता है जी हाँ। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है। और अब विंग बैठ चुका था काम करने के लिए और जब विंग बैठता है काम करने के लिए तब उसके पास ढेर सारी फाइल्स आना स्टार्ट होती है, जो देख के विंग का दिमाग ख़राब हो गया था। विंग के पास इतनी सारी फाइल्स थी कि विंग कह रहा था क्या सच में मुझे इतनी सारी फाइल्स देखनी होगी, OMG मैं इतनी सारी फाइल्स कैसे चेक करूँगा। और ये कहते हुए जो विंग था वो परेशान हो जाता है पर विंग अब कुछ नहीं कर सकता, उसने अपने सर पे जिम्मेदारी ले चुकी है। तब विंग जो था वो फाइल्स चेक करना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे एक फाइल दो फाइल सब कुछ चेक करता जा रहा था। और हमें दिखाते हैं इधर वांगजी को, वांगजी विंग को देख रहा था और विंग जो था वो अपना काम कर रहा था। फिर हमें ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ते बाद हमें दिखाते हैं एक लड़की मिलने के लिए वांगजी से आती है, जो देखने के बाद विंग सोचने लगता है कि आखिर में है कौन, ये कौन है जो यहाँ पे आई है। और ये सब विंग के दिमाग में चल रहा था वांगजी के खिलाफ कि आखिर में ये कौन आ गई, ये चुड़ैल कौन है। और जब वो जाती है वांगजी के कमरे में तब वहाँ पे वांगजी उससे बातें करता है और वो लड़की निकलती है 2 घंटे बाद और हमें पता चलता है ये लड़की का नाम लूसी है और ये अपने आप को यहाँ की बॉस बताती है, मतलब बॉस की वाइफ, यानी ये बॉस ही रहेगी, ठीक है, मिसेज है। तो विंग ये सुन के उसका पारा चढ़ता और वो सोचता है क्या सच में वांगजी इस लड़के से प्यार करता था, इसीलिए वो मुझसे दूर दूर रहता है। और ये सब सोच के विंग को आज बुरा लगा था। और विंग जाते समय जब वो घर जाता था तब वांगजी उसे अपनी कार में थोड़ी दूर के बाद बुलाता है, पर जो विंग था वो उसकी कार में नहीं बैठता और वो कहता है मुझे आपके साथ नहीं जाना है, मैं कुछ टाइम के बाद आऊँगा। तो वांगजी कहता है पर तुम्हें क्या हुआ है, पर विंग कुछ नहीं बताता और वो वांगजी को जाने के लिए कहता है और वांगजी वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाते हैं जो वांगजी था वो चला जाता है घर पे और इधर विंग इधर उधर घूम रहा था और समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए, ये सब क्या हो रहा है, उसे कुछ तो करना होगा ना। अगर वांगजी उस लड़की के पास चला गया तो विंग का क्या होगा। और विंग फिर रात में 7 बजे घर आता है और तब जो वांगजी था वो विंग को देखता है और विंग से कहता है तुम 7 बजे क्यों आ रहे हो, हमारी ऑफिस छुट्टी थी 5 बजे और तुम अपनी मॉम के भी पास नहीं गए, तुम कहाँ गए थे विंग। तब विंग वांगजी को देखता है और कहता है तुम्हें क्या लेना देना, मैं चाहे जहाँ जाऊँ। और ये कह के वो
और कुछ नहीं कहता है और खाना भी नहीं खाता है, जाता है बात लेता है और आके सो जाता है। और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग वांग जी से कोई भी बात नहीं करता और वो सीधा अपने ऑफिस चला जाता है बिना वांग जी के। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे। वांग जी और विंग जितना भी थोड़ा बहुत बात करते थे अब उतना भी बात नहीं करते थे। और इधर वो लड़की जो लूसी थी वो रोज़ आती थी वांग जी के केबिन में बैठती थी और बहुत ज़्यादा सड्यूस करने वाली ड्रेसेस पहन के आती थी जो देख के विंग का पारा चढ़ता था। और ऑफिस के लोग तो गॉसिप करने के लिए होते ही हैं, तो गॉसिप तो सुन के विंग का भाई ज़िंदगी ही नहीं रह जाती थी। वो तो अपनी ज़िंदगी में नहीं रह जाता था, उसको बहुत गुस्सा आती थी। पर विंग कर ही क्या सकता है, वो कुछ नहीं बोलता। और ऐसे ही 1 महीने बीत जाते। 1 महीने बाद आज विंग ने सोच लिया था कि आज वो वांग जी को कन्फ्रंट करेगा और उससे डिवोर्स ले लेगा। अब हमें दिखाया जाता आज विंग जो था वो ऑफिस नहीं जाता है, वो छुट्टी ले लिया था और वो घर पे ही था। फिर हमें शाम का सीन दिखाता है। शाम को वांग जी आता है और वांग जी जब अपने कमरे में जाता है तब वहाँ पे देखता है विंग अंधेरा करके कमरे में बैठा हुआ है। तब जो वांग जी था वो वहाँ का लाइट ऑन करता और वो देखता है विंग को। तब विंग से पूछता है, विंग तुम ऐसे क्यों बैठे हो, आखिर में तुम्हें क्या हुआ है। तब विंग वांग जी को देखता है और कहता है, रियली वांग जी तुम मुझसे जानना चाहते हो मुझे क्या हुआ है वांग जी, सच में। तब वांग जी कहता है, हाँ विंग मैं तुमसे जानना चाहता हूँ आखिर में हुआ क्या है, तुम ऐसे क्यों बैठे हो यहाँ पर। तब जो विंग था वो उसके सामने एक पेपर फेंकता और कहता है मुझे डिवोर्स चाहिए। तब वांग जी वो डिवोर्स पेपर देखता है और कहता है ये सब क्या है विंग, तुम ये सब क्या कह रहे हो। तब विंग कहता है, हाँ मुझे डिवोर्स चाहिए वांग जी, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए बस। तब जो वांग जी था वो कहता है, विंग तुम ये कैसे कह सकते हो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तब जो विंग था वो कहता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में वांग जी कोई भी सीक्रेट नहीं होते, कोई भी धोखे नहीं होते और तुमने मुझसे सीक्रेट रखा, मुझे धोखा दिया, तो मुझे डिवोर्स लेने का पूरा पूरा हक है और मैं तुमसे डिवोर्स लेके रहूँगा। तब वांग जी कहता है, विंग लगता है तुम पागल हो गए हो, तुम एकदम अपने दुनिया में नहीं हो, तुम क्या कह रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है, मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, तुम अब मेरे हस्बैंड नहीं रहोगे, अब मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ, बस डिवोर्स, मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है, मैं तुम्हारे साथ अब रिलेशन में नहीं रह सकता हूँ, इस शादी को मैं अब तोड़ना चाहता हूँ, मैं इतने पवित्र रिश्ते को बदनाम नहीं होने दे सकता हूँ कि तुम मिस्ट्रेस रखो और तुम फिर घर पे मेरे भी साथ रहो, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अगर तुम्हें वही लड़की पसंद है तो ठीक है, तुम उससे शादी कर लो, मैं खुद तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा। तब जो वांग जी था वो विंग को पकड़ता है और कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो, लड़की पर मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, बस मेरी लाइफ में तुम हो और ये तुम क्या कह रहे हो। तब विंग कहता है, वांग जी मुझसे झूठ बोलना बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हें वो झाऊ लूसी पसंद है और तुम उसके साथ रहना चाहते हो, तो ठीक है तुम जा सकते हो वांग जी, पर तुम मुझे भूल जाओ और मैं अब तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं आऊँगा, तुम जो मन करे वो करो, बस अब मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। तब जो वांग जी था वो कहता है, भी तुम पागल हो चुके हो, तुम पागल हो चुके हो, तुम ये सब क्या कह रहे हो, मेरी लाइफ में उस लड़की का कोई भी मैटर नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ विंग। तब विंग कहता है, अच्छा तब वो 1 महीने से लगातार तुम्हारे लिए टिफ़िन बना बना के क्यों लाती है, क्यों तुम उसके साथ बैठ के खाते हो, मुझे बताओगे। और अब तो लोग ऑफिस में भी कहते हैं कि वो तुम्हारी फियांसे है, वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है। तब जो वांग जी था वो कहता है, विंग तुम पागल हो चुके हो, सच में तुम पागल हो गए हो, वो मेरी कोई वाइफ नहीं है, मैं मेरी उससे इंगेजमेंट कब हुई, क्यों मेरी फियांसे बन गई। तब जो विंग था वो कहता, पूरे ऑफिस में यही बात फैली है और अब तुम मुझे डिवोर्स दो, ये लो डिवोर्स पेपर। विंग फिर से डिवोर्स पेपर उठाता है और वांग जी के सामने कहता और कहता है, मुझे डिवोर्स दो वांग जी, मुझे डिवोर्स दो, अब मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं इस झूठी शादी में अब नहीं रह सकता, चाहे जो हो जाए, मुझे अब इन सब से छुटकारा चाहिए। तब वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और वो डिवोर्स पेपर लेके फाड़ देता है और फिर विंग को पकड़ के किस करने लगता है और किस करते हुए वो उसके जो लिप्स थी उस पर बाइट भी कर रहा था और कह रहा था, विंग तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते हो, तुम मुझे कभी भी डिवोर्स नहीं दे सकते हो। और ये कहते हुए वो विंग को और भी ज़्यादा रफ तरीके से किस करने लगता और विंग का दिमाग नहीं काम कर रहा था कि ये क्या हो रहा है अचानक से उसके साथ। उसने तो सोचा ही नहीं था कि वांग जी उसे किस करने लगेगा, वो तो बस डिवोर्स चाहता था, अभी ये क्या हो गया। और वांग जी इधर विंग को किस करते हुए बेड पे लेके जाता और बेड पे फेंक देता है। और जब विंग उसकी तरफ देखता है तब जो वांग जी था वो कहता है, नहीं विंग, मैंने इतने दिनों तक कंट्रोल किया, अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ और अब तुम मुझसे डिवोर्स ले रहे हो, नहीं, मैं तुम्हें इतने मुश्किल से पाया है तो मैं तुम्हें डिवोर्स तो नहीं देने वाला हूँ, चाहे जो हो जाए, और तुम बस मेरे हो और मैं बस तुम्हारा हूँ और किसी का नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं। और तुरंत जो वांग जी था वो विंग के ऊपर टूट पड़ता है और विंग को अब बहुत ज़्यादा ही रफ तरीके से किस करने लगा था। उसके जो
लिप्स थी उस पर बाइट करने लगा था। जैसे जो बींग है वो अपने माउथ को खोल दे, और जैसे ही बींग अपने माउथ को खोलता है वैसे ही वांग जी अपने टंग से बींग के पूरे माउथ में अपने लिप्स, अपने जो टंग थी उससे एक्सप्लोर करने लगता है। और बींग को अब समझ में नहीं आता ये उसके साथ क्या हो रहा है, उसे किस कर रहा है वांग जी, उसको किस, उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या है। पर जो बींग था वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, बस जो वांग जी कर रहा था उसमें बस हाँ था, थोड़ा सा साथ दे रहा था, ज़्यादा नहीं, समझ लो 90% जो कुछ था वो वांग जी कर रहा था, 10% विंग बस उसकी थोड़ी बहुत मतलब जैसे रहता है ना रिस्पॉन्स दे रहा था, बस ऐसा ही था। और इधर अब हमें दिखाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांग जी उठता है वो विंग को देखता है अपनी बाहों में, विंग नेकेड ही वांग जी के बाहों में सोया हुआ था, जो देख के जो वांग जी था उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती और वो विंग के फेस को सहलाने लगता है और कहता है विंग तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तुम बस मेरे हो विंग, तुम बस मेरे हो और मैं तुम्हें अपने आप से कभी भी दूर नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए तुम बस मेरे ही रहोगे, हर हालत में मेरे ही रहोगे। और ये कहते हुए वो विंग के फेस को टच करने लगता है अपनी फिंगर से। तभी जो विंग था वो अपनी आंखों को खोलता है और वांग जी को देखता है, और वांग जी को देखने के बाद वो थोड़ा सा दूर होने लगता है। तब वांग जी कहता है अरे विंग तुम मुझसे दूर क्यों हो रहे हो, तुम तो मुझे प्यार करते हो ना, अब तुम मेरे हो पूरी तरीके से। तब विंग कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम एक धोखेबाज हो और तुमने मुझसे ज़बरदस्ती की। तब वांग जी कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं किया, तुमने जो भी था जो भी हमारे बीच में हो उसमें तुम्हारी भी परमिशन थी, तो तुम मुझे कुछ भी नहीं कह सकते हो। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मुझे पता है मेरी परमिशन थी, लेकिन तुमने मुझे ज़बरदस्ती किया। तब जो वांग जी था वो हंसने लगता है, वो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो विंग, तुम कहीं तुम्हारा दिमाग कहीं चला तो नहीं गया है। तब जो विंग था वो कहता मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और ये कह के वो उठने लगता है। पर जो उसका कमर था वो दर्द करता है। तब वांग जी कहता है विंग तुम ये सब करना बंद करो, और फिर विंग को पकड़ लेता है और अपने ऊपर बैठा लेता है और कहता है विंग मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करता था। मैंने तुम्हें एक बार एक मीटिंग में देखा था जब तुम अपने डैड के साथ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और मैंने तुम्हें जो टीवी है उस पर देखा था, और तब मेरे अंकल ने मुझे बताया था कि तुम उनके फ्रेंड के बेटे हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता था। पर कुछ टाइम के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी तय हो गई है, और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। बट फिर मुझे पता चला कि वो शादी टूट गई है और तुम्हारी जो कंपनी है वो बैंकरप्ट हो चुकी है, और इसलिए मैं अपने अंकल के साथ तुम्हारे घर आया तुमसे शादी करने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था। और जब मेरे अंकल ही चाहते थे कि मैं तुमसे शादी करूं और मेरा काम बिना कहे बन रहा था, तो मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं थी, और इसलिए मैंने तुमसे शादी की। तब जो विंग था वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है वांग जी। तब वांग जी कहता है मेरे कहने का कुछ भी मतलब नहीं है विंग, बस मैं ये इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड बनो। तब जो विंग था वो कहता है तुम कहना क्या चाहते हो वांग जी। तब वांग जी कहता है अभी तक तुम मेरे लीगली हस्बैंड थे, बस तुमने मुझे एक हस्बैंड का दर्जा नहीं दिया था, पर आज मुझे वो भी मिल गया, और अब से मैं पूरे ऑफिस में बता दूंगा तुम मेरे हस्बैंड हो, और किसी को ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग रखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी शादी लूसी से होगी, तो तुम उसका टेंशन मत लो और तैयार हो जाओ। तब विंग कहता है मैं तैयार हो जाऊँ, मेरा कमर दर्द कर रहा है। तब जो वांग जी था वो कहता है ओह सॉरी, मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ। और जब वांग जी वहाँ से बगल से मेडिसिन निकालता है और फिर जो पानी था ग्लास में पानी डाल के उसके साथ दे देता है, और जो विंग था वो पी लेता है। फिर उसके बाद वांग जी विंग को खुद लेके जाता है, बात दिलाता है, उसको कपड़े पहनाता है, और कुछ टाइम के बाद जो विंग था उसकी बैक का दर्द मतलब थोड़ा कम हो गया था। तब विंग और वांग जी नीचे आते हैं और दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर उसके बाद विंग और वांग जी ऑफिस जाते हैं, और आज वांग जी विंग को ऑफिस से पहले नहीं उतारा था, वो विंग को लेके गया था ऑफिस तक। और जब विंग और वांग जी एक साथ ऑफिस में जाते हैं तब वहाँ पे फिर से गॉसिप होने लगती है कि आज हमारे बॉस के साथ विंग आया है। क्या विंग बॉस को जानता है पहले से? अगर हमने बॉस के जो इतने सारे किए हैं बुराइयां विंग के सामने, क्या विंग बॉस को बता देगा? और सब कुछ लोग डर रहे थे और कुछ लोग को मतलब देख के लोग हैरान होते हैं कि आखिर में ये सब क्या है। तब जो वांग जी था वो आता है और विंग को उसके जो डेस्क थी वहाँ पे छोड़ के चला जाता है अपने केबिन में। तभी विंग के पास उसके फ्रेंड्स आते हैं जो वहाँ पे बन चुके थे। वो लोग पूछते हैं विंग से कि विंग आखिर में बॉस तुम्हें
अपने साथ लेके क्यों आए थे बॉस विंग, तुम हमें बताओ। पर विंग किसी को कुछ नहीं बताता, वो बस देख रहा था। कहता ओह वो तब वो लोग कहते हैं विंग हिचकिचाना बंद करो, तुम हमें बताओ कि आखिर में क्या है, हमें बताओ विंग। तब विंग कहता है वो एक्चुअली तब जो वहाँ पे लोग थे वो कहते हैं विंग तुम हमसे क्यों छुपा रहे, तुम हमें बता नहीं सकते। तब विंग कहता है वो एक्चुअली, पर विंग कुछ नहीं बताता और विंग वहाँ से भाग जाता है। और ये लोग देखते हैं और कहते हैं विंग तुम्हें हमें बताना ही होगा, आखिर में तुम्हारा और बॉस का क्या चल रहा है, हमें जानना ही होगा। और ये कह के वो लोग विंग के पीछे पीछे जाने लगने पर विंग वहाँ से भाग चुका था और उन लोगों को अब विंग हाथ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि विंग उनके हाथ से निकल चुका है। और विंग जल्दी से जाता है वॉशरूम में और वॉशरूम का गेट बंद कर देता और उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोच रहा था कि वो इन लोगों को क्या बताए कि वांग जी का हस्बैंड विंग है, और अभी तक जो विंग था वो अपनी आइडेंटिटी छिपा के यहाँ पे काम कर रहा था। ये लोग तो सच में उसे छोड़ेंगे नहीं, जो उसके फ्रेंड्स, पर विंग को ये सब बताने का। और विंग अभी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था कि उसे बताना चाहिए। तभी अनाउंसमेंट होती है कि बॉस आए हैं और वो कुछ अनाउंस करना चाहते हैं। तब जब विंग सुनता है तब रूल के हिसाब से विंग को भी वहाँ पे जाना था, और विंग फिर जाता है कि कुछ ऑफिस का ही होगा मीटिंग का, इसीलिए वांग जी आया है, सबको बुला रहा है। तब जो विंग था वो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जाने के बाद वो खड़ा हो जाता है, और जो वांग जी था वो वहाँ पे आता है और सबको देखता है एक तरफ से, और फिर कहता है देखिए मैं यहाँ पे कुछ अनाउंस करने आया हूँ। और ये कह के वो जाके वांग जी जाके विंग के बगल में खड़ा हो जाता है, और वहाँ पे लूसी भी थी। और तब जो वांग जी था वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है कि विंग मेरा ओमेगा हस्बैंड है, और मैं चाहता हूँ आप मेरे ओमेगा हस्बैंड का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और ये सुनने के बाद सबके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी, और सब लोग बस ये बात सुन के, मतलब कुछ लोग शॉक थे, कुछ लोग नर्वस होके क्लैपिंग कर रहे थे, और जो वहाँ पे सीसी थी वो खड़ी होकर देख रही थी। और वो तुरंत आती है और कहती है वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो। तब वांग जी कहता है हाँ ये सच है, विंग मेरा हस्बैंड है, हम दोनों की शादी हो चुकी है 6 महीने पहले ही। और ये अनाउंस कर देता है और पूरी जगह ये बात आग की तरह फैल जाती है। और सीसी अब कुछ नहीं कर सकती थी, तो इसलिए वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे पता है कि वो अब इस हालत में नहीं है कि वो कुछ कर सके इन लोगों के खिलाफ, तो उसे यहाँ से जाना है, उसके लिए बेटर ऑप्शन है। तो इसलिए सीसी वहाँ से चली जाती है। और इधर जो विंग और वांग जी थे अब उनके दिन ऐसे ही जाने लगे थे, वो दोनों एक साथ ऑफिस आते थे, एक साथ ऑफिस से जाते थे, और ये सब देख के कुरैन भी बहुत ज़्यादा ही खुश थे विंग और वांग जी के लिए। और फिर जो विंग था वो वांग जी से कहता है कि तुम मुझसे कब से प्यार करने लगे थे, ज़रा मुझे बताओगे। तब वांग जी कहता है नहीं मैं नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ, मैं तुमसे कब से प्यार करता था और कब तक किया। तब जो वांग जी था वो कहता है, विंग कहता है नहीं तुम्हें बताना ही होगा, तुम मुझसे छुपाते क्यों रहते हो, हर चीज़ तुम्हें बताना होगा। तब वांग जी कहता है नहीं मैं नहीं बताऊंगा, तुम ये सब जानना क्यों चाहते हो, ज़रा मुझे ये बताना। तो तब जो विंग था वो कहता है बस मैं ऐसे ही जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे नहीं बता सकते वांग जी। तब वांग जी कहता है नहीं विंग मैं नहीं बताऊँगा, चाहे जो हो जाए, तुम ऐसे कैसे मुझसे पूछ सकते हो, मैं करता था, वो मेरा सीक्रेट बात है, मैं तुमसे सीक्रेट बात है तुम्हें न शेयर कर सकता हूँ। तब जो विंग था वो कहता है तब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, और वो पाउट बनाता है। तब जो वांग जी था वो उसके पास आता है और उसके लिस्ट पर किस करता है और कहता है विंग ऐसे मत किया करो, मुझे ये पाउट देख के बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है कि जब तुम ऐसे नाराज़ होते हो, पर सच बताऊँ तुम क्यूट भी लगते हो, मन करता है कि तुम ऐसे ही पाउट करता हो और देखता रहूँ। तब जो विंग था वो उसे दूर करता और कहता तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो वांग जी कहता है मैं कुछ भी बोल सकता हूँ विंग, कुछ भी मतलब कुछ भी। और ये कह के वो स्माइल करता है। और इधर जो विंग था वो भी उसका भी फेस पूरा ब्लश हो गया था। और ऐसे ही अब इनके दिन बीतने लगे थे। अब उनका जो रोमांस था वो डाइनिंग टेबल पर भी चलता था, जो देख के कुरान कभी कभी खांसने लगते थे। और शिचान उन लोग से कहते थे अगर तुम्हें यही सब करना है तो अपने रूम में जाके करो, यहाँ पे क्यों करते हो। पर जो विंग और वांग जी थे उन्हें कौन समझाए कि यहाँ पे ये सब नहीं करते, ये सब अच्छी बातें नहीं है, पर वो दोनों समझने वाले तो है नहीं, तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी ये लोग कर रहे हैं वो करने दो। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे। और जो विंग और वांग जी थे उनका बहुत ज़्यादा ही हैप्पी टाइम स्पेंड होता था। और विंग को ये सब सपना लगता था, उसने सोचा ही नहीं था कभी कि अरेंज मैरिज में उसे इतनी ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी। उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उसे अरेंज मैरिज में इतना ज़्यादा लविंग हस्बैंड मिलेगा, इतने अच्छे अंकल मिलेंगे, इतने अच्छे गग्गा मिलेंगे। उसके लिए ये सब सपना था, पर आज वो सब कुछ सच हो चुका है और उसके पास एक हंसता खेलता अच्छा सा परिवार है। और विंग एक दिन कहता है वांग जी से मैं अपनी मॉम डैड से मिलने जाना चाहता हूँ, क्या तुम चलोगे। तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स, तुम जहाँ लेके जाओगे वहाँ मैं जाऊँगा। और ये कह के वो दोनों चले गए थे
मिलने के लिए मैडम यू से और फिर मियान से। और जब विंग जाता है उनसे मिलने के लिए तब उनको पकड़ के रोने लगता है, क्योंकि विंग अपनी शादी के बाद यहाँ पे नहीं आया, वो पहली बार यहाँ पे आया था। पर इन लोग की कंडीशन देख के जो विंग है वो खुश है, जो उसकी कंपनी है वो भी अब बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है, और फेमियान की तबीयत भी ठीक है, और जो जियान सन है वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके वापस आ चुका है, और जो यानली है वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस आ चुकी है। और यानली का और उसके बॉयफ्रेंड का एक बेटा भी है, जो विंग को वहाँ पे जाने के बाद पता चला, और विंग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। और अब उन लोगों की शादी की तैयारियाँ चल रही थी कि इन दोनों की जल्द से जल्द, मतलब चारों की जल्द से जल्द शादी करा देना चाहिए। और विंग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही खुश था कि उसके भाई बहनों की शादी होगी। विंग सोचा था कि उसने सोचा नहीं था कि उसके लाइफ में इतनी खुशियाँ आएंगी, पर लायन मार्च के आने के बाद उसकी लाइफ तो एकदम बदल गई, और उसकी लाइफ में आज खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और विंग वहाँ पे कहता है कुछ दिन रुकने के लिए, क्योंकि अभी जो जो उसके कज़न्स हैं, मतलब कज़न्स नहीं यार, उसके जो भाई बहन है उनकी शादी है, और वहाँ पे सारा काम करना है, तो इसलिए जो विंग था वो रुकने के लिए वांग जी से कहता। और वांग जी इस बात पे एग्री नहीं कर रहा था, वो कहता नहीं तुम यहाँ पे नहीं रुक सकते हो विंग, तुम रुक जाओगे तो मेरा क्या होगा, मैं नहीं रुकने दूंगा। पर विंग था जो वांग जी को मनाने लगता और कहता वांग जी मुझे यहाँ पे रुकने दो, मुझे अपने भाई बहनों के साथ ही रुकना है, और यहाँ पे इतने सारे काम है, मैं ये सब छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। पर जो वांग जी था वो बात नहीं मान रहा था और कहता नहीं तुम नहीं रुक सकते। पर विंग जिद करके रुक ही गया था। और अब जब वांग जी घर आया था तो उसका दिमाग ख़राब था, वो अब अपने काम में भी दिमाग नहीं लग रहा था, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जब से उन दोनों के बीच में सारी चीज़ें क्लियर हुई तब से वांग जी एवरी डे मीन्स एवरी डे करता था, और आज अब उसे नींद ही नहीं आ रही है, और वो बस विंग को याद कर रहा है। और आज उसे पता चल रहा है कि अगर विंग उसकी लाइफ से चला जाए तो उसका क्या हालत होगा, वांग जी की तो मौत आ जाएगी। वांग जी ये सब सोचा था, और धीरे धीरे 1 हफ्ते हो जाते हैं जिस दिन जियान चंद की और यानली की शादी थी। और उस दिन जो वांग जी था वो सुबह सुबह ही पहुंच चुका था विंग के घर पे, और विंग उसे देख के हैरान कि तुम इतने सुबह क्या कर रहे हो। तब जो वांग जी था वो कहता है इन चारों की जल्दी से शादी कराओ और तुम मेरे साथ जल्दी से घर चलो, क्योंकि विंग मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें पता है मैं 1 हफ्ते तक सोया नहीं, ये देखो मेरे आँखों के नीचे के जो डार्क सर्कल है ये मेरे सबूत हैं जो मैं सोया नहीं हूँ 3-4 दिनों तक। तब जो विंग था वो हंसने लगता और कहता क्या सच में वांग जी। तो वांग जी कहता हाँ। तब विंग कहता आओ मैं तुम्हें सुलाता हूँ, और ये कह के वो अपने रूम में लेके जाता और वांग जी को हक करके सोने लगता। तब जो वांग जी था उसको जब विंग की सेंट फील होती है तब जो विंग और वांग जी थे वो दोनों सो जाते हैं, और जो वांग जी था वो विंग को मार्क भी कर चुका था। और ऐसे ही जियान चंद और यानली की शादी भी हो जाती है, जिसमें विंग और वांग जी सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और ये चीज़ जो पूरी चाइना थी उन सब ने देखी थी कितनी बेहतरीन तरीके से फेमियान ने अपने बेटे की और बेटी की शादी की थी। इतने अच्छे से किसी भी रिच फैमिली ने अपनी बच्चों की शादी नहीं की थी। यहाँ तक विंग और वांग जी की भी इतनी बड़े तरीके से शादी नहीं हुई थी, बहुत अच्छे से शादी हुई थी। वो शादी ऐसी थी कि सब लोग याद रखेंगे, और इसका सारा क्रेडिट जाता था विंग को, क्योंकि ये सारी चीज़ें विंग ने ऑर्गेनाइज़ करी थी। विंग ने अपने हिसाब से सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया था जो बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन तरीके से था, और सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे। और शादी के बाद हमें दिखाते हैं विंग अपने घर पे था और थका हुआ था, और वांग जी उसका मसाज कर रहा था कि विंग तुम थक गया हो मैं तुम्हारा मसाज कर देता हूँ। और विंग कह रहा था हाँ सच में वांग जी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे नहीं पता था कि शादी में मुझे इतना काम करना पड़ेगा। तब वांग जी कहता है मैंने तो कहा था कि तुम्हें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, पर तुम मेरी बात सुनते नहीं हो विंग, तुम ऐसा क्यों करते हो, मैं देखो तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था। तब जो विंग था वो हंसने लगता और कहता वांग जी तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था कि मैं थक गया, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब जो वांग जी था वो कहता हाँ तुम बोलोगी ना, क्योंकि वो तुम्हारी फैमिली का फंक्शन था और तुमने जितना भी काम किया है उतना तुम बोलोगी, और तुम्हें ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम मुझे बता दे मैं इसके लिए कुछ जो वेडिंग प्लानर है उनको हायर कर देता। तब जो विंग था वो कहता है नहीं वांग जी मैंने सब कुछ कर दिया, देखो कितने अच्छे थे वो, सबको याद रहेगा कितनी अच्छी शादी थी। तब वांग जी कहता हाँ तुमने तो सही कहा, और ऐसे ही उसका मसाज कर रहा था। और तभी जो विंग था उसको वॉमिटिंग आने लगती है। तब विंग जल्दी से वांग जी को हटाता है और वो जल्दी से भाग जाता है वॉशरूम में। तब वहाँ पे वो वॉमिट करता है। तब जो वांग जी था वो कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ,
तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना भाई? तब विंग कहता हाँ वांगजी पता नहीं क्या हुआ है, मेरा सर चक्कर कर रहा है। तब जो वांगजी था वो डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर तुरंत चेक कराता है। विंग मना कर रहा था पर जो वांगजी था वो मानता नहीं और डॉक्टर चेक करते हैं। तब कहते हैं मिस्टर लान आप इन्हें कल मेरी क्लिनिक लेके आइए, तब हम कंफर्म बता सकते हैं। तब जो वांगजी था वो कहता है कुछ प्रॉब्लम की तो बात नहीं है, कुछ सीरियस तो नहीं है। तब वो डॉक्टर कहते हैं नहीं मिस्टर लान कुछ भी सीरियस नहीं है, आप बस एक बार ला के इनका चेकअप करा दीजिए जो हम करना चाहते हैं। तब वांगजी कहता है ठीक है और हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे विंग और वांगजी गए थे हॉस्पिटल और जब उनका चेकअप होता है तब विंग को पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है और इस चीज़ से विंग हद से ज़्यादा खुश हो जाता है। विंग की तो दुनिया में जैसे मतलब एक खुशी का माहौल छा गया था और विंग जब घर आया था सबको चिल्ला के बता रहा था कि वो 2 मंथ प्रेग्नेंट है। और ये सुन के जो पूरी लान फैमिली थी वो खुश हो गई थी। अंकल तो सोच रहे थे अब उनका नाती आ जाएगा और इधर जो शिचान थे वो कहते हैं मेरा नेफ्यू आएगा, वाह मैं अपने नेफ्यू के साथ रहूँगा, मेरा नेफ्यू मेरे साथ रहेगा। तब जो वांगजी था वो कहता है गग्गा वो आपका बच्चा नहीं, वो मेरा बच्चा है, मैं उसके साथ रहूँगा और मेरा हक ज़्यादा रहेगा। तब जो शिचान थे वो कहते हैं नहीं वो मेरा नेफ्यू है तो मेरा हक ज़्यादा रहेगा, मैं उसके साथ रहूँगा। और ऐसे ही अब विंग के दिन बीतने लगता है और विंग का बहुत अच्छे से प्रेगनेंसी टाइम बीतता है जिसमें शिचान कुनान और जो लान वांगजी है सब लोग विंग की 100% मदद करते थे। मतलब विंग को कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं, सब कुछ उसके सामने पहले से ही आ जाता था, जिस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता था। और ऐसे ही उसकी ड्यू डेट भी आ जाती है और जिस दिन ड्यू डेट रहती है उस दिन सब लोग उसे हॉस्पिटल लेके पहले से ही पहुंच गए थे एडमिट कराने के लिए, क्योंकि ड्यू डेट दी गई थी तो इसलिए उसे पहले से ही एडमिट कर दिया जाता है कि इसी डेट को बेबी बॉर्न होगा। तब विंग जब बेबी को बॉर्न करता है तो वांगजी और शिचान सब लोग खुश हो जाते हैं और सब लोग विंग के पास जाते हैं और सब लोग बस बेबी को ही अभी बहुत ज़्यादा ही अटेंशन दे रहे थे। और इधर जो विंग था वो सोया हुआ था और वो कह रहा था सब लोग मुझे तो भूल गए, अब ये बेबी आ गया मुझे कोई अटेंशन नहीं देता है। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग मैं तुम्हें अटेंशन दूंगा, तुम मेरे हो, तुम मेरी बेबी हो तो मैं तुम्हें अटेंशन दूंगा और वो तुम्हारा बेबी है तो उसे सब अटेंशन देंगे। और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए हमारे ये FF ख़त्म होता है। आई नो फ्रेंड्स मैंने बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया पर मैं क्या करती, इसका थोड़ा सा मतलब 20 मिनट का मैंने पहले ही रिकॉर्ड करके रखा था और सारा आज रिकॉर्ड किया है। और आज मेरा बर्थडे था, मैं अपने बर्थडे के दिन बैठ के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, सोचो मैं क्या कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने ये जल्दी ख़त्म कर दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, बाय।